हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपके पास था। ठीक है, उस अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई नीड एक्यूरेसी, आई जस्ट नीड दैट एफर्ट कि आपने क्वेश्चन अपनी तरफ से ट्राई किया हुआ है। हाँ जी, किस किस सच सच बताना किस किसने ट्राई किया हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कीप योर हैंड्स रेज्ड, नीचे कोई नहीं करेगा। ठीक है, लोअर योर हैंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट। हाँ जी, पहली रिक्वायरमेंट आपके पास थी एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉई। सेकंड लास्ट बेंच पर मैम आपका नाम क्या है? आप, हाँ जी हाँ जी, अशनूर। अशनूर, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय अपनी तरफ से निकाला हुआ है। यस। कितना आ रहा है आपके पास? 5,07,780। बिल्कुल ठीक है, 507780। एक बार के लिए कंफर्म करते हैं कि ये आंसर आ कैसे रहा है। क्वेश्चन की रीडिंग तो सभी ने ली हुई है ना? तो देखिए करना क्या था, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय मतलब सिंपली एक एम्प्लॉय के लिए आप समझ लो ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस निकालनी है। तो हमारे पास क्विकली सैलरी पर मंथ 30,000 है, तो इंटू 12 करके 3,60,000। ठीक है, उसके बाद बोनस 25% ऑफ सैलरी, तो कितना हो गया? तो आपने ना इंटरनल कॉलम में वर्किंग जरूर लिखनी है। कई बार आईसीआई क्या करता है, इंटरनल कॉलम में जो है वर्किंग गायब है ना, फॉर एग्जांपल आप कह दो मैंने कैलकुलेटर में कर तो लिया था, अगर ये नहीं लिखा ना तो हाफ ऑफ नंबर कई बार कट जाता है। अगर स्ट्रिक्ट मार्किंग चल रही है तो आपने वर्किंग्स भी इंटरनल कॉलम में लिखनी है। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 15% ऑफ सैलरी है बच्चे, 54,000। और उसके बाद एक ही खर्चा है, दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी का। अब ध्यान से देखिए, ये जो अमाउंट है 661,500, दैट इज कंपनी की टोटल अमाउंट। हमें पर एम्प्लॉय चाहिए 175, तो 3780। ठीक है, आपके पास ये आ रहा है 507780। अच्छा ये भी बताओ, सच सच बताना कि कितने बच्चों ने ये देख के कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन है नवंबर 18 इंटरनेट पर सर्च कर लिया था? कोई है ऐसा? ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है, फिर तो नहीं करनी होती ये हरकतें कि हाँ जी मैं देख लूं। इंटरनेट पे मिल तो सब कुछ जाएगा, बट जब मैंने बोल दिया कि मैं डिस्कस करवाऊंगी तो फिर ठीक है, उतनी पेशेंस भी रखनी होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आजकल मई 26 वालों के एमटीपी चल रहे हैं। जस्ट परसों उनका कॉस्ट अकाउंटिंग का एमटीपी होकर हटा है पहले वाला, और आज उनका ऑडिटिंग का एमटीपी है। कल मेरे पास एक कॉल आ रही है जिसमें वो कॉस्टिंग का बच्चा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन बाद, मोर देन 24 आवर्स लेटर, मेरे पास फोन आ रहा है रात के 9 बजे। बच्चा परेशान था तो मैंने थोड़ी बहुत बात कर ली, मैंने उसको इतना बता दिया कि हर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बात नहीं की, बट एक तरीके से जो चीज हो चुकी है उसी को डिस्कस करना मतलब पोस्टमार्टम ही हो गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर पेपर ऊपर नीचे हो गया तो कॉमन सेंस क्या कहती है, यार आगे वाले बचा लो। वो आगे वाला तो पढ़ ही नहीं रहा, ऑडिटिंग तो पढ़ नहीं रहा, वो उसी के पोस्टमार्टम में घुसा हुआ है, मैंने ऐसे कर दिया मैंने वैसे कर दिया। मैंने कहा बच्चे शांत हो जाओ, बाद में आंसर की मिलेगी, मैं चाहूं तो अभी दे दूं, फिर देखने बैठ जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो कभी भी ना, जब ऐसा लगे, लेटर से आपने इंटरनेट से आंसर निकालकर मैच कर भी लिया और आपको लगता है कि यार अच्छा ये गलती होगी, मैं पढ़ पढ़ के देख लूं कैसे हुआ कैसे हुआ, आईसीआई की प्रेजेंटेशन अलग होती है। आप उतनी फेथ रखिए, आपको 24 घंटों की फेथ भी नहीं रखनी, उससे कम आवर्स की रखनी है, कि अगले दिन मैम से पूछेंगे कि अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है या मुझसे क्या गलती होती। ना इस क्वेश्चन में अक्सर गलती पता है क्या हो जाया करती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी से होती है, बट किसी किसी बच्चे से ये होती है, तो ये पूरी पूरी अमाउंट ले जाते हैं, इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं किया, इस क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट एंड ऑनवर्ड्स, मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक कह लो अलर्टनेस चाहिए, क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट एंड ऑनवर्ड्स इस क्वेश्चन के चलते हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव आंसर्स। हाँ जी, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वेज रेट पर आर। मुझे बताओ इफेक्टिव वेज रेट पर आर के लिए न्यूमरेटर में तो क्या चाहिए? क्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, वो मेरी निकली पड़ी है। अब मुझे डिनोमिनेटर फिगर आउट करना है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेबर आवर्स। बेटा जी इफेक्टिव लेबर आवर्स आपने कल सीखा था कैसे आते हैं, टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल, नॉर्मल आइडल टाइम, खाली वर्ड आइडल टाइम नहीं है, नॉर्मल आइडल टाइम। नाउ
ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या पॉसिबल हैं, देखिए दोनों ऑल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे, बट आपकी कॉपी में एक ही होना चाहिए। देखिए इन्होंने हमें बताया था वर्किंग डेज पर एनम हमारे पास है 310, ठीक। अब एक ऑल्टरनेटिव ये कहता है कि इसमें से आप लीव परमिटेड, परमिटेड है मतलब नॉर्मल आइडल टाइम है जी, माइनस करवा दो 30, तो आपके पास नेट वर्किंग डेज या एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हो गए 280। फिर 280 को मल्टीप्लाई करो 8 आवर्स, 8 आवर्स से, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 2240। फिर अलग से और नॉर्मल आइडल टाइम भी है 70 आवर्स का, तो 2170, ठीक है जी। इस हिसाब से अगर 2170 हमने निकाला तो हमारे पास इफेक्टिव वेज रेट पर आवर का आंसर आ रहा है 230। एक ऑल्टरनेटिव ये कहता है, हाँ जी, किस किस की कॉपी में ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है जी। अब जिन लोगों के हैंड रेज नहीं है, दूसरा ऑल्टरनेटिव कोई होगा, प्लीज लोअर योर हैंड्स। हाँ जी, जिस जिसकी कॉपी में दूसरी कोई सोल्यूशन है बताओ, कोई कोई बताना चाहेगा। 8 से मल्टीप्लाई करके निकाल 8 से 8 से मल्टीप्लाई 8 टोटल होते हैं 30 डेज माइनस नहीं किए। देखिएगा क्या चीज है, हमारे पास वर्डिंग है वर्किंग डेज पर एनम 310। अब टोटल लीव परमिटेड 30 डेज, तो एक दूसरी अजम्पशन ये कहती है कि जब आप लीव हटा दो, अल्टीमेटली जब पहले से ही पता है कि 30 दिन की लीव देनी है, कंपनी पहले से ही मान के चल रही है कि वर्किंग डेज लीव को हटा के 310 बनते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात जो अभी मैंने स्क्रीन पर लिखा था उसमें ये 30 दिन 310 का हिस्सा थे, जो मैंने लिख चुकी हूं, तो मैंने इसलिए एलिमिनेट करवाया था, इसलिए मैंने नेट वर्किंग डेज आपको 280 पर लेकर आई थी, राइट। बट दूसरी असम्पशन क्या कहती है कि ऑलरेडी 310 लीव हटाकर पहले से ही है, लीव एलिमिनेट करने के बाद वर्किंग डेज 310 है, कि जी वर्किंग डेज को हमने लिटरल सेंस में ले लिया, वर्किंग डेज मतलब काम करने वाले दिन। जब वर्कर साल में 30 दिन छुट्टी पर रहेगा तो वो काम करेगा 310 दिन के लिए, तो दूसरी असम्पशन भी मानी जाएगी। आपने 310 को मल्टीप्लाई किया 8 से, कितना आ गया जी 2480। बस इसमें से माइनस करना है 70, तो ये कितना आ गया 2410, एंड हेंस आपके पास रेट आ रहा है ये आ रहा जी। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो एप्लीकेबल है, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में दोनों आपको मिलेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट अबाउट इट कि लेफ्ट वाला राइट है जी, जिसकी कॉपी में जो है, अगर एज लॉन्ग एज इन दोनों में से एक जगह आप चल रहे हो आप ठीक काम कर रहे हो। हाउएवर इसके अलावा कोई तीसरा काम किया हुआ है तो वो बताओ, एनीवन, ठीक है जी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में अगर दो अल्टरनेटिव है तो थर्ड रिक्वायरमेंट में भी दो अल्टरनेटिव है। हाँ जी, थर्ड रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछ रही है, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय। देखिए अब नॉर्मल आइडल टाइम को लेकर हमने कल क्या सीखा था कि बकायदा इसकी तो कॉस्ट निकाली जाती है, रुपी वैल्यू निकाली जाती है। रुपी वैल्यू कैसे, जो हमने इफेक्टिव रेट निकाला हुआ है सिंपली उसको मल्टीप्लाई किया अब नॉर्मल आवर से 11700 1053 अप्रोक्सीमेटली, देख लीजिए। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, कॉस्टिंग पी एंडल, कॉस्टिंग पी एंडल में। अब मैं चाह रही हूं एक सेवा भाव की कॉस्ट शीट में वैल्यू क्या जा रही है, 4,96,080। आप ऑल्टरनेटिव फर्स्ट वाले से या सेकंड फर्स्ट वाले से, ठीक है। हाँ जी, कैसे वैल्यू निकालिए, देखिए अलग अलग तरीकों से आप सेम बात पर पहुंच सकते हो। एक सबसे छोटा शॉर्टकट देखिए, टोटल ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस कितनी थी 507780, इसमें से 11700 कहाँ चार्ज करवा चुके हो, कॉस्टिंग पीएनएल में, जो अमाउंट बची वो कॉस्ट शीट में जा रही है। या दूसरा तरीका अगर मैं जाऊं, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स तो 2170 थे, 2170, इसमें से अब नॉर्मल आइडल टाइम 50 घंटों का हो गया तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स आ गए 2120।
हर आर का इफेक्टिव वेज रेट हमने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या माना हुआ है? 234। बात तो वही है, अमाउंट वही आनी है जो भी आपके पास आ रही है। बेटा कितनी आ रही थी? 449 फोर, तो यही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही होगी। कैसे भी किसी भी तरीके से पहुंच जाओ। और अगर मैं ऑल्टरनेटिव 2 की बात कर रही हूँ तो वो वैल्यू कितनी है? 497 लीजिए, 497 245। तो या तो टोटल ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस है, उसमें से माइनस करवा दो जो अब नॉर्मल आइडल टाइम की वैल्यू है, या आप ऐसे बोलो एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने हैं। एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स तो ऊपर आए हुए हैं सेकंड ऑल्टरनेटिव में 2410, -50 अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। 2410 -50, तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या निकाला हुआ है? 210.7। कैसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, डन हो गया सभी के पास। तो एग्जाम में आया हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे फेयरली काफी सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक, ओके। बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली वेज रेट का। कई बार एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि हमने कल भी बात की थी कि देखो कॉस्ट टू कंपनी अलग चीज होती है, वर्कर के हाथ में कैश इन हैंड जिसे हम बोलते हैं वो अलग चीज होती है। सम ऑफ द एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो वो अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले व्हाट आर दी अर्निंग्स, कई बार ना अर्निंग्स को हम कैश इन हैंड का दूसरा नाम बोल देते हैं कि व्हाट आर दी अर्निंग्स इन दी हैंड ऑफ वर्कर, तो वो हमको निकालना आना चाहिए। उसके लिए आपके पास बुक में एक बार देखिएगा, बिल्कुल पहले पेज पर ही एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसी को ही फॉलो करना है। पेज नंबर 3.1 पर फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश पेबल टू वर्कर। नेट कैश पेबल को ही हम अर्निंग्स बोल देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पिक किया ग्रॉस लेबर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज ग्रॉस लेबर कॉस्ट? ऊपर वाली स्टेटमेंट नोटिस करो। ग्रॉस लेबर कॉस्ट क्या होता है? नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस, टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। अब आप ये देखो ऊपर वाली स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी आइटम्स थी जो कि खर्चा तो थी कंपनी के लिए, बट वर्कर के हाथ में कैश फॉर्म में नहीं पहुंची। वर्कविजिट्स नहीं पहुंचे और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये दो चीजें तो माइनस होनी ही होनी है। हमने जहां ग्रॉस लेबर कॉस्ट पकड़ा, इसमें से नॉन कैश आइटम हमने हटा दी, परक्विजिट्स एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां तक क्लियर बात? नाउ अब जो भी नेट अमाउंट बच गई, ऐसा नहीं है कि वर्कर को पकड़ा देंगे। अब एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन या वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जी। नाउ वर्कर कंट्रीब्यूशन है तो बर्डन उसी का, कॉस्ट बर्डन वर्कर का खुद का ही है, बट स्कीम ऐसे सेट की गई है कि वर्कर खुद फंड में जमा नहीं करवाता, उसने पकड़ाना होता है एम्प्लॉयर को। अब देखो आप तो समझ चुके हैं पीएफ नाम की क्या चीज होती है। पीएफ में वैसे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की भी आती है और एम्प्लॉय की भी आती है, बट पॉइंट इज एम्प्लॉय इसमें डायरेक्टली जमा नहीं करवाता। क्या होता है जी? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर इकट्ठी करेगा, अपने साथ दोनों चीजों को ऐड करके कलेक्टिवली जमा करवाएगा। अब मैकेनिज्म ऐसे भी नहीं है कि एम्प्लॉय एक्चुअली कुछ कैश पकड़ा रहा है, सिंपली एम्प्लॉयर क्या करेगा, सैलरी रिलीज करते वक्त उसकी वो जो कंट्रीब्यूशन है डिडक्ट कर लेगा, माइनस कर लेगा। तो हमने क्या किया, वो एक कैश एडजस्टमेंट। नाउ इट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर कंपनी, इट इज जस्ट अ कैश एक्सचेंजिंग हैंड्स कि हे वर्कर तुमने कंपनी को पकड़ाना था, इससे अच्छा एक मैकेनिज्म क्या है, कंपनी सैलरी रिलीज करते वक्त वो चीज पहले से ही काट के अपने पास रख लेगी। ठीक है जी। सिमिलरली टीडीएस, आपने टीडीएस पढ़ा हुआ इनकम टैक्स में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये भी क्या चीज है कि जी वैसे नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स हर कोई अपना अपना जमा करता है, बट सरकार ने एक रूल सेट किया हुआ है कि नहीं जी, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसका टीडीएस कंपनी ही सैलरी रिलीज करते वक्त काट देगी और कंपनी उसके बिहाफ पे सरकार को जमा देगी। अगेन, क्या ये टीडीएस कोई कंपनी के लिए कॉस्ट कंप्यूटेशन में कहीं आता है? इट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर कंपनी, इट इज जस्ट एक कैश एडजस्टमेंट चीज है। क्या एक मैकेनिज्म है वेयर कैश इज एक्सचेंजिंग हैंड्स कि एम्प्लॉय से कंपनी के हाथ में आ गया, कंपनी ने आगे सरकार को जमा करवाना है, तो ऐसे में एम्प्लॉय स्पेशली थोड़ी ना पकड़ाएगा, कंपनी ने ही उसकी सैलरी में से काट लिया, बस बात खत्म। ठीक, ऐसे ही लेट अस से पहले से वर्कर ने कोई एडवांस ले लिया था कंपनी से, अब उसकी इंस्टॉलमेंट्स डिडक्ट होंगी, तो हर महीने की जो सैलरी रिलीज करते वक्त कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह एडजस्ट कर ली, तो ये तो एक केस स्पेसिफिक बात है, क्वेश्चन में सामने ऐसी कोई चीज आ गई तो हम एडजस्ट कर लेंगे। सो मेन थिंग इज
आपको पता होना चाहिए कि पहली दो आइटम्स लेस क्यों हो रही हैं जी। ये पहली दो आइटम्स इसलिए लेस हो रही हैं क्योंकि ये ग्रॉस लेबर कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है, और बाकी की आइटम्स आर सिंपली कैश एडजस्टमेंट्स। ठीक। अब आपके सामने बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर एक एग्जांपल है, देखना जरा। एग्जांपल, बेसिक सैलरी 6 लाख है जी, डियरनेस अलाउंस 20%, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 8% ईच टू ईपीएफ। Calculate gross labor cost incurred by employer and net cash payable to employee। दोनों बातें आपको कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस लेबर कॉस्ट एंड नेट कैश पेबल। आपके पास बुक में ही सॉल्यूशन स्पेस है, आप इसी को ना दो वर्टिकल सेक्शंस में बांट लीजिए। हाँ जी। तो एक कॉलम में कैलकुलेट कर लो ग्रॉस लेबर कॉस्ट, मतलब सिंपली कॉस्ट टू कंपनी, और दूसरे में नेट कैश पेबल। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से काम स्टार्ट कर देंगे। हम्म। हाँ जी। यस, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये परसेंटेज बेस्ड होगी बेसिक सैलरी एंड डीए पर। हाँ जी। 777। ये क्या बता रहे हो आप मुझे? ग्रॉस लेबर कॉस्ट, ठीक है ठीक है। 6,62,400। ये क्या बता रहे हो? ओके, देख लेते हैं जी। बच्चे 7,20,000 का 8% बताना प्लीज। ठीक है, तो ग्रॉस लेबर कॉस्ट आपके पास आ रहा है। सबसे पहले ग्रॉस लेबर कॉस्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। 777,600 अमाउंट आ रही है सभी के पास? ठीक है जी। अब कैश पेबल को लेकर देखिए, कैलकुलेशन का तरीका जो है अलग अलग चल सकता है। कोई जो पिछले पेज पर फॉर्मेट है वो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश पेबल, अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से चलें तो लेट अस से आई हैव पिक्ड ग्रॉस लेबर कॉस्ट 777,600। इसमें से मुझे माइनस करवानी है पहले तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो कितनी थी? 57,600। और फिर माइनस करवानी है एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन, वो भी इतनी ही है 57,600। दैट्स इट, कोई और कैश एडजस्टमेंट तो नहीं है। अब बताइए नेट कैश पेबल कितना आ गया? नेट कैश पे, हाँ जी, सभी बच्चे एक बार ही देख लीजिए, यही अमाउंट आ रही है। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक ये तरीका भी हो सकता था कि हमारे पास ये पिछली वाली स्टेटमेंट 3 आइटम्स की तो थी, हम सिंपली स्टार्ट करें इससे 7,20,000 से कि देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो कैश फॉर्म में नहीं जाती,
अब क्या 7,20,000 चला जाएगा? जी नहीं, 7,20,000 में से अभी भी क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 7,20,000 में से मैंने माइनस करवा दिया एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 57,600, बात तो वही, आंसर वही आना था, 662,400। सो इट डिपेंड्स व्हाट आर यू स्टार्टिंग विद, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बिल्कुल ग्रॉस लेबर कॉस्ट है या बेसिक सैलरी प्लस डी अमाउंट थी, जो भी थी। ठीक है जी, बट कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। आपको अगर ये वाला तरीका बेटर समझ में आता है कर लो। तो ये रट्टा नहीं बजाना कि नेट कैश पेबल कैलकुलेट करते वक्त ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की माइनस होती है कंट्रीब्यूशन। अगर आप स्टार्ट ग्रॉस लेबर कॉस्ट से कर रहे हो तो एम्प्लॉयर की माइनस होगी। अगर आप स्टार्ट लेबर कॉस्ट से नहीं कर रहे हो, आप स्टार्टिंग यहां से कर रहे हो, फिर थोड़ी ना एम्प्लॉयर की माइनस होगी, फिर तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की होनी है। तो रट्टा नहीं किसी चीज का बजाना, वर्क लॉजिक। ठीक है जी। नाउ कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपकी कॉपीज में एक पेज की जगह छुड़वाई थी, उसमें सेवा भाव करके बताओ कि वहां पर नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉय कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कल एक पेज की जगह छुड़वाई थी, नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉय कैलकुलेट करके बताएंगे। कितना? 160। आपने पहले से निकाला हुआ कैलकुलेटर पे किया है? लिख के, मुझे लिख के बताओ, कैलकुलेटर वाले काम नहीं करने हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ भी लेना। पेपर पे अच्छे भी आंसर नहीं है, मैं देख लेती हूँ। 150, 150. मेरे पास अभी ना आंसर नहीं है, देख लेते हैं। हाँ जी, केयरफुल रहना है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई को लेकर, विच वॉज 1.75%। ये बराबर नहीं थी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के। बाय द वे मेरे पास बेसिस क्या था, 1,44,000। मुझे ये अमाउंट कैलकुलेट करके बताओगे? 2520। ऑल राइट। तो अब ये वाली आइटम्स देख लीजिए, ऐसा ही काम किया आपने। 189,240 पिक किया, उसमें से माइनस की एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो तो पहले से निकली हुई थी। और अब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है वो तो बराबर थी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के, बट ईएसआई में दोनों की बराबर नहीं है जी। ईएसआई में एम्प्लॉयर्स थी 4.75% और एम्प्लॉय की थी 1.75%। इस चीज को लेकर केयरफुल रहना था। अब बताइए आपके पास आंसर।
आ गया जी सभी के पास? लविशा, आपने मुझे यही बताया था? नहीं ना? आप क्या मिस्टेक हुई बताना तो। आपने माइनस ही नहीं किया या सेम ले लिया? माइनस नहीं किया। हाँ जी, डन हो गया जी। ओके, नाउ अगेन टॉपिक वही चल रहा है बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव अर्ली वेज रेट। हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते जा रहे हैं। अब एक ही कॉन्सेप्ट रह गया मेरे पास इस टॉपिक में, दैट इज ओवर टाइम वेजेस। वर्कर जब बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करते हैं तो दे आर एंटाइटल्ड टू हैव एक्स्ट्रा वेजेस। आइए अपनी बुक में, ये हटा दे स्क्रीन, हो गया सभी के पास नेट कैश टेबल? हाँ जी, ऑन पेज नंबर 3.3, ऑन पेज नंबर 3.3 आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर कोई भी वर्कर दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करता है, हफ्ते में मोर देन 48 आवर्स काम करता है, तो उसको ओवर टाइम पेमेंट मिलनी चाहिए। एंड एज पर द एक्ट ओवर टाइम रेट शुड बी द डबल ऑफ नॉर्मल रेट। मान लो हमने उसको नॉर्मल वर्किंग आवर्स में पे करना है, लेटर से 100 पर आवर। सो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट उसको अगर बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स वो काम करेगा, 9 घंटे के बियॉन्ड काम करेगा, तो उसको मिलेगा 200 पर आवर। ठीक। बट मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए ना अभी आपको एक चीज बोलती हूँ कि लेट अस से हमारा ओवर टाइम रेट ना, ओवर टाइम रेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट, तभी वो बात बेटर समझ में आएगी। एंड लेट्स अज्यूम हमारा नॉर्मल रेट है 100 पर आवर का। सो व्हाट इज माय ओवर टाइम रेट? 150 पर आवर। ओके जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं। लेट अस से हमारे पास दिन के नॉर्मल वर्किंग डेज हैं 8। और अभी के लिए फैक्ट्रीज एक्ट वाली बात भी भूल जाओ कि 9 घंटों के बियॉन्ड ओवर टाइम एप्लीकेबल है। मैंने बोल दिया 8 घंटे के बियॉन्ड ओवर टाइम एप्लीकेबल है। दिन के नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ डे है 8। ठीक है जी। एक जॉब सामने आती है, जॉब एक्स, जिसको कंप्लीट करने में वैसे टोटल आवर्स लगने हैं 10, राइट? पर जो जॉब एक्स का क्लाइंट है उसको कोई जल्दी नहीं है, ना ही हमको ऑर्डर फुलफिल करने की जल्दी है। मतलब हमने क्या बोला वर्कर को, वर्कर तुम पहले दिन 8 घंटे काम करो और दूसरे दिन में शुरू के 2 घंटे काम करो, टोटल 10 आवर में ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो वर्कर को पेमेंट कितनी करनी है, या कंपनी को इस जॉब के लिए लेबर कॉस्ट क्या पड़ रही है? जी नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम कर रहा है तो 100 रुपया लेकर जाएगा पर आवर के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट बेटा जी मुझे बताना कितनी हो गई? 1000। अच्छा जी, ये तो हो गया एक केस जिसमें कोई जल्दी नहीं है। लेटर से दूसरा केस हो गया जिसमें जल्दी है, या तो क्लाइंट ने मचाई है या कंपनी ने खुद मचाई है। सो पॉइंट इज, अब वर्कर को बोला गया कि तुम डे 1 में ही 8 घंटे तो नॉर्मली काम करोगे ही करोगे, 2 घंटों का लगाओगे ओवर टाइम। अल्टीमेटली वर्कर को फिर हमने कितनी पेमेंट करनी पड़ी? 100 के हिसाब से ये, और 150 के हिसाब से। तो टोटल कितना हो गया जी? 1100। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट बिकॉज ओवर टाइम करवाया गया था, कंपनी को एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट कितनी पड़ गई? 100 की। काफी बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम मैम ओवर टाइम तो 2 घंटों का हुआ था और 1 घंटे की पेमेंट 150 रुपया है, तो जी फालतू तो 300 नहीं हो गया? फालतू फालतू को वो 300 बोलते हैं। बेटा जी बात ये है, अगर ओवर टाइम ना भी करवाना होता तब भी 200 तो देना ही था अगले दिन का। ठीक है ना? 2 घंटों की पेमेंट 100 के हिसाब से तो देनी ही थी। तो टोटल 300 कैसे फालतू हो गया? 300 में से 200 तो वैसे भी देना था अगले दिन काम करवा के। अल्टीमेटली व्हाट इज फालतू? दिस 100 रुपीज। बेसिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 आवर्स इंटू पर आवर फालतू, फालतू को हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, कितना है? 50। वैसे ओवर टाइम रेट तो है 150, बट आप सोचो 150 में 100 तो वैसे भी देते ही हैं, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो ओवर टाइम की वजह से? 50। नाउ दिस एक्स्ट्रा जिसको हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं बेटा जी, इसका एक टेक्निकल टर्म है ओवर टाइम प्रीमियम। वैसे भी प्रीमियम वर्ड आपके पास कहीं पर भी आ जाए, जैसे आप शेयर कैपिटल में पढ़ते हो, शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, हमेशा प्रीमियम वर्ड का मीनिंग क्या होगा? एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। तो यहां पर भी प्रीमियम वर्ड का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा। ठीक है जी। सो हमको अब ओवर टाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट समझनी है, हमको इसको लेकर सोचना है कि अच्छा ये कहाँ चार्ज होगा। अदरवाइज ओवर टाइम प्रीमियम के अलावा जो नॉर्मल वेजेस है वो तो नॉर्मल वेजेस ही है जी, कॉस्टशीट में जैसे जाती है वैसे चली जाएंगी। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज नंबर 3.3 पर
आपके पास एक छोटी सी स्पेस है इस हेडिंग में, यहां पर ये, यहां पर लिखिए एक होता है जी ओवर टाइम रेट, एक होता है ओवर टाइम रेट, हमारे एग्जाम्पल में है 150। फिर इसके दो हिस्से हैं, नॉर्मल वेज रेट जो कि वैसे ही देना पड़ता है, हमारे एग्जाम्पल में कितना है 100, और एक होता है ओवर टाइम प्रीमियम, प्रीमियम विच इज 50। ठीक है जी। तो हमको नॉर्मल वेज रेट की ट्रीटमेंट नहीं समझनी, क्योंकि ये तो नॉर्मल वेजेस है, डायरेक्ट लेबर है जी, जहां जाती है कॉस्टशीट में वैसे जाएंगी। हमको ओवर टाइम प्रीमियम के बारे में सीखना है कि इसकी जगह क्या हो सकती है। ठीक है जी, तो हमारे पास टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। चार केसेस आपको बताए गए हैं। सबसे पहले हम लास्ट वाला केस पढ़ते हैं जी, लास्ट वाला केस। If overtime is worked on account of abnormal conditions such as flood, earthquake, etc., प्रीमियम शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। देखिए क्या हो गया कि ड्यू टू अर्थक्वेक एटसेट्रा, हम उस दिन अर्थक्वेक वाले दिन तो काम नहीं कर पाए, बट हमको बाद में व्हेन सिचुएशंस रिटर्न बैक टू नॉर्मल, हमको अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए तब ओवरटाइम करवाना पड़ गया। तो ओवरटाइम करवाने का कारण क्या था, अब नॉर्मल रीजन, और हमने कल ही समझा था इफ एनीथिंग हैपेंस ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन, चुपचाप वही वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, कॉस्टिंग P&L में। कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, कॉस्टिंग P&L में ओवरटाइम चला जाएगा, प्रीमियम, प्रीमियम अगेन 100 रुपया तो कॉस्ट शीट में ही जाएगा, हमको 50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया ना, तो वो 50 जाएगा कॉस्टिंग P&L में। क्लियर होगी जी ये चीज। अच्छा, फिर एक बारी थर्ड केस पहले पढ़ना। इफ ओवरटाइम इज वर्कड इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, ओवरटाइम प्रीमियम, यहां पर प्रॉपर वर्ड है ओवरटाइम प्रीमियम, लिख लेना प्रीमियम वर्ड है जी, ये नहीं है कि पूरा 150 चार्ज होगा, अगेन 50 की बात है। द प्रीमियम इज चार्ज टू फॉल्टी डिपार्टमेंट। देखिए कल आपने जैम बनने वाली वीडियो देखी थी, लेटेस्ट से जैम वाली फैक्ट्री ने अपने पास ना अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप किए हुए हैं। लेटेस्ट से वन डिपार्टमेंट इज कुकिंग डिपार्टमेंट एंड वन डिपार्टमेंट इज पैकेजिंग डिपार्टमेंट, कि एक बार जैम बन गई है, रेडी है, उसको पैकेज करने के लिए अलग फ्लोर पर भेजी जाती है या अलग रूम में भेजी जाती है, तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बोल दिए। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स। एक्चुअली जो कंपनीज अपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज अपने पास डिटेल मेंटेन करेगी। अच्छा, यहाँ पर वेजेस कितनी हो रही है, यहाँ पर ओवरहेड्स वगैरह कितने कितने हो रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस से कुकिंग डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से थोड़ी सी लेजीनेस कर दी, जिसकी वजह से इन्होंने जैम बनाई थोड़ी सी लेट, बट फाइनल प्रोडक्ट यहां पर थोड़ी ना तैयार है, वो तो पैकेज होता है ना। अब इनको ओवरटाइम करना पड़ गया, पैकेजिंग वाले पीपल को ओवरटाइम करना पड़ गया, क्योंकि उनको ऑर्डर टाइमली कंप्लीट करना था, उनको फटाफट से फटाफट पैकेजिंग करके डिस्पैच करना था जी। ना ओवरटाइम करने का कारण था कि कुकिंग डिपार्टमेंट की गलती थी। नाउ ओवरटाइम जो पे हुआ है वो यहाँ के वर्कर्स को पे हुआ है, बट जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तब वो ओवरटाइम प्रीमियम यहां पर चार्ज होगा। So point is it was paid to employees of packaging department, but it will be charged to cost of cooking department because that overtime happened due to fault of कुकिंग डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट की गलती है, जिसको हम फॉल्टी डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, आप फॉल्टी डिपार्टमेंट को ही वो प्रीमियम चार्ज करवा दोगे, भले ही पे किसी और डिपार्टमेंट के वर्कर को हुआ है, आपने चार्ज तो फॉल्टी डिपार्टमेंट को करवाना ही करवाना। बात समझ में आ रही है जी। ठीक है, आप आगे जाके ना देखोगे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, हर डिपार्टमेंट के अपना लेटर से वहां पर स्वीपर होगा या पियोन होगा या कोई मैनेजर होगा, तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने खर्चों का हिसाब किताब रखा जाता है। तो जब खर्चों का हिसाब किताब रखा जाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम भले ही पे पैकेजिंग को हुआ है, पैकेजिंग के एम्प्लॉयज को हुआ है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कुकिंग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स। बात क्लियर होगी जी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 1 और 2 इकट्ठे। देखिएगा, ए
पहले केस में वर्डिंग्स क्या है, इफ ओवर टाइम इज रिजॉर्टेड टू एट द डिजायर ऑफ कस्टमर, आगे की ट्रीटमेंट अभी मत पढ़ना। और दूसरा केस क्या है, इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम और फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स। देखिए पहला केस क्या कह रहा है कि कस्टमर ने कह के जल्दी मचाई थी और ओवर टाइम करना पड़ गया कस्टमर के कहने की वजह से। और दूसरा है कि नहीं, ओवर टाइम के लिए कस्टमर ने नहीं बोला था, हमने खुद ही अपनी डेडलाइंस मीट करनी है। हमने अल्टीमेटली ऐसे कह सकते हो कि हमारा काइंड ऑफ एक सीजन टाइम सा आ रहा है, हम खुद अपनी मर्जी से ओवर टाइम करवा रहे हैं, राइट। तो ऐसे केस में अब क्या क्या होगा, ध्यान से बात को सुनिएगा। कल ही आपने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की डिस्टिंक्शन समझी थी, ठीक है। वैसे तो मैंने एक्सपेंसेस के बगल में बोला था डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट का क्या मतलब होता है स्पेशल, और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है जनरल, राइट। नाउ आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस को लेकर नहीं, वैसे भी बात कर सकते हो कि चाहे डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल इज अ स्पेशल मटेरियल, जैम बन रही है इसलिए स्पेशली स्ट्रॉबेरी आ रही है, किसी और प्रोडक्ट के लिए चेयर बनाने के लिए थोड़ी ना स्ट्रॉबेरी लगेगी, सीधी सी बात है। और इनडायरेक्ट मटेरियल तो वो होता है जो जनरल हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जैसे कि स्टेशनरी, राइट। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए सिंपल लैंग्वेज में मन में बिठाओ, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब स्पेशल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जनरल कॉस्ट। नाउ लेट अस से मेरे पास 4 अलग अलग जॉब्स चल रही हैं, जॉब एक्स वाई जी एंड ए। जॉब जेड के कस्टमर ने बोला मेरा काम जल्दी जल्दी करके दो, चाहे वर्कर्स को तुम ओवर टाइम करवाओ, बट मेरा काम मुझे टाइम पर चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। इन सच अ केस जो ओवर टाइम हुआ वो स्पेशली किस जॉब के लिए हुआ, जॉब जेड के लिए। जब स्पेशली जॉब जेड के लिए हो गया तो जॉब जेड की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट मेड टू ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस को पे करने वाली चीज क्या होती है, लेबर। और क्योंकि वो स्पेशली ओवर टाइम करवाया गया था इसलिए वर्ड जुड़ गया डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐसा ओवर टाइम प्रीमियम जोड़ा जाएगा। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, 100 रुपया तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था ही, इन दिस केस 50 रुपया भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बना दिया जाएगा, ठीक। नो दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था कि ओवर टाइम किसी एक कस्टमर की वजह से स्पेशली नहीं हुआ, वो जनरली सभी के लिए हुआ। सीजन टाइम चल रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि एक क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा बैठेंगे, सभी के लिए बैठेंगे जी, सभी का काम ही हमको टैकल करना है। तो इन दिस केस ओवर टाइम प्रीमियम का बर्डन क्या एक जॉब लेकर जाएगी, जी नहीं। तो उस केस में क्या होगी, ये चीज स्पेशल थोड़ी ना बन गई, ये तो सभी के लिए जनरल बन गई। और जहां कोई चीज जनरल बन जाती है बच्चे, उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट खर्चों को आपने क्या नाम दिया हुआ है, ओवरहेड्स। तो इन सच केस ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज टू ऑल जॉब्स एज ओवरहेड्स। वो कैसे बांट के पहुंचेगा ओवरहेड्स में, वो ओवरहेड्स चैप्टर बताएगा, बट फिलहाल आपको एक लाइन पता होनी चाहिए कि जी वो ओवरहेड्स में गिना जाएगा, वो अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा बनाना मतलब स्पेशल बोल देना। क्या ओवर टाइम प्रीमियम स्पेशली हुआ था, क्या इनकर हुआ था, जी नहीं, वो तो जनरल बेसिस पर इनकर हुआ था, इसलिए सभी जॉब्स को बांट दिया जाएगा एज ओवरहेड्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी, ओके। तो आपके पास क्या क्या लिखा है, if overtime is resorted to desire of the customer, overtime premium is charged to the job, ये दोबारा से वर्ड आ गया charged to the job, it is charged to the job as direct labor cost, and if it is required to cope up with the general production program, then premium should be treated as overhead cost of the particular department which works overtime। मतलब एक डिपार्टमेंट है, लेटर से कुकिंग डिपार्टमेंट, कुकिंग डिपार्टमेंट में 4 जॉब्स चल रही हैं, तो उसका ओवरहेड्स वो मान लिया जाएगा। चारों जॉब्स में बट कैसे रहा है वो अभी छोड़ दो आप, बस ओवरहेड्स में जाएगा, अभी के लिए इतना समझना है। कब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन रहा है, कब ओवरहेड्स बन रहा है, डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर है। ओवर टाइम किसी जॉब के लिए स्पेशली हुआ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जनरली सबके लिए हुआ, ओवरहेड्स। किसी और डिपार्टमेंट के फॉल्ट की वजह से हुआ, फॉल्टी डिपार्टमेंट को चार्ज कर दो। अब नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, कॉस्टिंग पीएनएल में भेज दो, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक। नाउ इस ट्रीटमेंट वाले पॉइंट से रिलेटेड वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कॉपी में प्रॉपरली आपका लेक्चर नंबर आज क्या है, लेक्चर नंबर 4। बच्चे लेक्चर नंबर लिख लेना क्यों बेटर रहता है, या डेट लिख लिया करो। कल को लेटर से आपके सामने नोट्स तो हैं, बट आपको बाद में रिवीजन करते वक्त अपने नोट से कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ये थोड़ी ना ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा मुझे लेटर से ये पोर्शन आधे घंटे का दोबारा देखना है।
मार्किंग है कि लेक्चर नंबर 4 में हुआ था, तो 4 नंबर लेक्चर खोल के देखोगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन से लेक्चर में हुआ था। ठीक है जी, तो लिख लिया करो ये लेक्चर नंबर वगैरह। ओके जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। In a factory, basic wage rate is 100 per hour and overtime rate are as follows. Before and after normal working hours है 175% of basic wage rate, और संडेज एंड हॉलीडेज को अगर काम करवाया गया तो 225% ऑफ बेसिक वेज रेट दिया जाता है। इस इतनी सी इंफॉर्मेशन को पढ़ के ना बाइफर्केशन करवाओ, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलर्स, पेमेंट रेट, फिर इसमें से नॉर्मल वेज रेट कितना है, और फिर प्रीमियम कितना है, ओवर टाइम प्रीमियम। पर्टिकुलर्स, पेमेंट रेट, नॉर्मल वेज रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक, देखिए कुछ तो होंगे हमारे पास नॉर्मल आवर्स। नॉर्मल आवर्स के लिए बेसिक वेज रेट क्या एप्लीकेबल है, क्वेश्चन ने क्या बताया, 100। तो ऑब्वियसली सारा का सारा ये नॉर्मल ही है, इसमें तो कोई भी ओवर टाइम प्रीमियम वाली बात नहीं है। फिर कुछ है हमारे पास, क्वेश्चन ने बताया बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स। अगर वर्कर नॉर्मल आवर्स के बियॉन्ड काम कर रहे हैं सेम डे में, या तो जल्दी आ गए ऑफिस या लेट गए हैं ऑफिस से, तो ऐसे केस में पेमेंट रेट क्या बोला गया, 175%। 175% ऑफ बेसिक वेज रेट यानी कि रुपीज 175 जी। अब इस 175 में देखो, 100 रुपया तो ऐसी चीज भी थी जो कि देनी देनी है। ओवर टाइम ना करवाओ, अगले दिन नॉर्मल आवर्स करवा लो, तब भी 100 रुपया तो जाना ही था। तो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है 75 पर आवर। ऐसे ही संडेज एंड हॉलीडेज की बात करो, 225% ऑफ बेसिक वेज रेट है यानी कि 225। अगेन 225 में से 225 में से तो 100 देना ही देना है, 125 बन गया आपका प्रीमियम। ये वर्किंग नोट बताइए, क्लियर है? अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट एटलीस्ट इतनी सी बात हमने सॉर्ट कर ली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हटा दे स्क्रीन। ओके, नाउ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉलोइंग आवर्स वर वर्क। नॉर्मल टाइम बता दिया 1 लाख आवर्स का, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स है 20,000, संडेज एंड हॉलीडेज के 5,000। तो पूरे साल में वर्कर से काम करवाया गया 1,25,000 घंटे, जिसमें ओवर टाइम आवर्स इंक्लूडेड भी हैं। अच्छा जी, फिर फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। देखिए ये तो है मेरे पास टोटलिटी फॉर ऑल जॉब्स, ये तो टोटल फॉर ऑल जॉब्स है, जितनी भी जॉब सामने थी उसके आवर्स बता दिए। बट अब स्पेसिफिक केस पकड़ा गया एक पर्टिकुलर जॉब का, जॉब जेड का, कि जॉब जेड जब पूरी कंप्लीट हुई 1125 आवर्स में, उसमें से 1000 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, 100 आवर्स मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर वाले थे, और 25 घंटे संडेज एंड हॉलीडेज वाले थे। तो इट टुक टोटल 1125 आवर्स टू कंप्लीट जॉब जेड। Now, you are required to calculate labor cost chargeable to job Z and overhead in each of the following instances। अलग अलग इंस्टांस है, अलग अलग सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट है ये। आपने बताना है कि कितनी लेबर कॉस्ट चार्जेबल, चार्जेबल मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जॉब जेड को कितनी जाएगी और कितना इनको ओवरहेड्स जाएगा। नाउ रिक्वायरमेंट ए, इंस्टांस से अभी पढ़ना ही नहीं, उसको भूल जाओ। पहले हम रिक्वायरमेंट बी और रिक्वायरमेंट सी पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट बी, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, और नेक्स्ट वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपेडाइट द जॉब। एक्सपेडाइट मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो मैं समझती हूँ रिक्वायरमेंट सी से तो आप लोग वाकिफ हैं। कस्टमर ने अगर कहकर ओवर टाइम करवाया है तो स्पेशल है, मतलब ओवर टाइम प्रीमियम कहाँ चार्ज होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो नॉर्मल जो वेजेस है वो तो चार्ज होनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इधर से प्रीमियम भी वहां चला जाएगा। एक बार रिक्वायरमेंट बी की बात करते हैं, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली। इरेगुलरली का क्या मतलब होता है, कभी कभी होता है, हमेशा ओवर टाइम नहीं करवा रहे हैं। तो इसमें आप ऐसे समझ लो सीजन ऑफ सीजन वाली बात चल रही है, ठीक है, कभी कभी करवा रहे हैं।
टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सीजन टाइम पर ऑर्डर्स एक ज्यादा होते हैं तो डेडलाइंस मीट करने के लिए ओवरटाइम करवा दिया गया। यहाँ पर किसी ने कह के करवाया नहीं, तो इधर क्या बन जाएगा, जनरल, सभी के लिए बैठ रहे हैं, लेट बैठ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट यानी कि ओवरहेड्स। तो रिक्वायरमेंट बी और रिक्वायरमेंट सी तो हमें क्लियर है जी। आइए जी, आइए स्टार्ट करें। पहले हम इंस्टेंस सी पकड़ लेते हैं। लिखिए, वेयर ओवर टाइम इज डन at request of customer, where overtime is done at request of customer to expedite the job, comma, comma, overtime premium, overtime premium is charged to job as direct labor cost. Where overtime is done at the request of customer, in such case premium is charged to job as direct labor cost. ठीक है, ये लिखा। फिर आपने बताना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कितनी। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज्ड टू जॉब जेड। देखिएगा, नॉर्मल वेजेस, जिसको हम बेसिक वेजेस भी बोल सकते हैं, नॉर्मल वेजेस, हाँ जी, नॉर्मल वेजेस कैसे लिखेंगे, ध्यान से बात को सुनिए। जॉब जेड को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने आवर्स चाहिए, 1125। अब चाहे ओवर टाइम ना भी करवाओ, आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही काम करवा लो, 1125 आवर्स तो लगने ही लगने हैं। और इनके ऊपर 100 पर आवर के हिसाब से पेमेंट तो जानी जानी थी। तो ये अमाउंट कितनी आ गई मेरे पास, 112500। जस्ट बिकॉज हमने ओवर टाइम करवा लिया और वो ओवर टाइम स्पेशली हुआ है, तो उसका प्रीमियम अलग से बता दोगे, प्रीमियम अलग से बता दोगे। ध्यान से देखो, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स इस जॉब पर कितने लगे हैं जी, 100। और बिफोर एंड आफ्टर में प्रीमियम, ये नहीं कहना 175, प्रीमियम कितना है, 75। तो ये कितना हो गया जी, 7500। एंड संडेज एंड हॉलीडेज वाले आर्ट्स कितने हैं, 25। और इन पर प्रीमियम कितना गया है, 125। तो ये बताइए, 3125। हेंस टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल 123125। पहले इसे कंप्लीट करो, फिर आपको एक बात बतानी है। हाँ जी, देखिए, मन में सवाल आता है कि जब बेसिक वेजेस और प्रीमियम दोनों ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट माननी है, तो ये काम डायरेक्टली भी तो कर ही सकते थे कि जी 1000 घंटों की पेमेंट गई थी 100 के हिसाब से, फिर 100 घंटों की पेमेंट गई थी 175 के हिसाब से, और 25 घंटों की पेमेंट गई थी 225। अल्टीमेटली टोटल अमाउंट तो अभी भी यही आनी है। बट अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें प्रीमियम क्लियर कट कितना है, प्रीमियम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी प्रेजेंटेशन कर देंगे। हमने क्या किया है कि देखो, सभी आर जो है 1125, उनको 100 तो जाना ही जाना था, हमने वो अलग कर लिया कि ये तो वेजेस होनी ही होनी थी जी। ड्यू टू ओवर टाइम जो प्रीमियम एक्स्ट्रा गया है वो अलग से प्रेजेंट कर दोगे तो बेटर क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, आपके सामने कस्टमर आता है और कस्टमर ने कह के ओवर टाइम करवाया है, तो जब आप उसको कुछ ना कुछ एक प्राइस कोट करोगे, देखो प्राइस जब आप कोट करोगे तो आप ये बताते हो ना कई बारी कि अच्छा देखो इतने का तो मटेरियल लगा था, इतने की लेबर लगी, अब इतने की जब लेबर लगी तो आप बताओगे क्योंकि आपने जल्दी मचाई थी तो मेरे को इतना फालतू लेबर को पे करना पड़ गया, तो वो क्लियर कट आप सामने बताओगे। ठीक, तो ये प्रेजेंटेशन बेटर प्रेजेंटेशन है। ऑल राइट जी, नाउ रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी।
where overtime is worked irregularly to meet the requirements of प्रोडक्शन। हाँ जी बताइए, इस केस में ओवरटाइम प्रीमियम की क्या एडजस्टमेंट होगी? इनडायरेक्ट तो हो जाएगा, इनडायरेक्ट को हम प्यार से क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरटाइम इज प्रीमियम इज चार्ज्ड एज ओवरहेड्स। ठीक है, तो फिर इस केस में आप बताओ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज टू जॉब जेड। देखिए 1125 आवर्स इंटू 100 पर आवर, जो भी हमारा बेसिक वेज रेट है उसके हिसाब से ये अमाउंट कितनी होगी? 112500। ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बननी बननी थी, इट इज ओनली प्रीमियम जो ओवरहेड्स बनेगा। अच्छा, ओवरहेड्स भी कौन से वाला? देखो जी, ये प्रीमियम जो है कौन से वर्कर को दिया जा रहा है? फैक्ट्री के वर्कर्स को। फैक्ट्री में तो दिया जा रहा है, फैक्ट्री में तो ओवरटाइम इनकर हो रहा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दोगे। ऐसा नहीं है कि सेलिंग ओवरहेड्स बोल दोगे जी, मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रीमियम पे किया जा रहा है, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या काउंट कर लिया जाएगा? वही कैलकुलेशन बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स। हाँ जी, वही कैलकुलेशन है जी। 100 इंटू 75, 7500 एंड संडेज एंड हॉलीडेज। 3125 टोटल कितना हो गया? 10625 लीजिए, 10625। नाउ हाँ जी डन। चलिए अब इंस्टेंस ए, इंस्टेंस ए पढ़ते हैं। वेयर ओवरटाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। यहाँ पर तीन कीवर्ड्स हैं जो बहुत मैटर कर रहे हैं। रेगुलरली, थ्रू आउट द ईयर, एज अ पॉलिसी। और कहने का क्या मतलब है कि ऑल द टाइम ओवर टाइम ही चल रहा है, जस्ट बिकॉज लेबर टर्नओवर हो गई है, जस्ट बिकॉज काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, तो जो पुराने लोग टिके हुए हमारे पास बस उन्हीं को ही फंसा के रख लिया कि आगे से तुम डेली बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करोगे। कहने का मतलब लेटर से नॉर्मल वर्किंग आवर्स वर 9 to 5। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि कभी कभी चाहे खुद डिसाइड किया चाहे कस्टमर के कहने पर किया, बट कभी कभी हम 9 बजे से पहले आ जाते थे और कभी कभी या 5 बजे के बाद रुक जाते थे। बट सिचुएशन है क्या क्या कह रही है, आगे से रोज रोज सुबह 7 बजे आना है, रोज शाम को 8 बजे जाना है। अब ये ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने बोला, एक तरीके से पॉलिसी बन गई है। अब आपके वर्किंग आवर्स 9 to 5 नहीं माने जाएंगे, आगे से हमेशा के लिए आपके वर्किंग आवर्स 7 to 8 माने जाएंगे। अच्छा, पहले संडेज एंड हॉलीडेज बकायदा छुट्टियां होती थी, वो अलग बात है, एज पर डिमांड कभी कभी संडेज एंड हॉलीडेज को काम करना पड़ जाता था। बट आज से क्या होगा, अभी रिक्वायरमेंट है क्या कह रही है, हमेशा के लिए संडेज एंड हॉलीडेज विल बी नॉर्मल वर्किंग डेज। ठीक है जी। नाउ इस रिक्वायरमेंट को ट्रीट कैसे करना है बच्चे, पहले तो ना अपना दिमाग बंद करके सिर्फ हम स्क्रीन से कॉपी करेंगे। एक बार ही सोल्यूशन सामने है फिर ही उसको समझेंगे, अभी के लिए मन में कोई डाउट नहीं रेज होना चाहिए, जो मैं लिख रही हूँ एक बार के लिए बस कॉपी कर लेना। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। सब डिस्कस करवाएंगे, डोंट वरी, अभी के लिए सिर्फ नोट करने वाला काम है। हाँ जी, नॉर्मल आवर्स
1 लाख आवर्स इंटू 100 पर आवर। 1 लाख ही थे ना वो टोटल। हाँ जी। Excuse me। हाँ जी, 1 करोड़। फिर बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स, वो आवर्स थे मेरे पास 20,000, और 20,000 आवर्स की पेमेंट हुई है 175 पर आवर से। तो ये अमाउंट बन गई 35 lakhs। एंड संडेज एंड हॉलीडेज 5,000 आवर्स, और इनकी पेमेंट हुई है 225 पर आवर से। ये बन रहा है आपके पास 1125,000। इसे हम बोलेंगे ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। टोटल बन रही है 1,46,25,000 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स 1,25,000 घंटे, एंड इफेक्टिव आर्ली वेज रेट 117। ये काम करने के बाद सिर्फ एक लाइन अब रहती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड 1125 आवर्स इंटू 117। ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 131,625। यहां तक का काम नोट डाउन करो, फिर समझाते। हाँ जी, नोट डाउन हो गया। अब देखिए, चलो कर लो, पहले कर लो। हाँ जी। तो एक बारी इंस्टेंस रिपीट करते हैं। इंस्टेंस ने क्या बोला कि अगर पहले लेटर से नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे 9 to 5 के, अब हमने नॉर्मल वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी है, इट इज नाउ 7 AM to 8 PM। और ये अब इरेगुलरली नहीं होगा, डेली बेसिस पर होगा। तो वर्ड वहां पर आपके पास बुक में लिखा हुआ है रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। नाउ एज अ पॉलिसी, मतलब अब ये रूल है, मर्जी वाली बात नहीं है या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, रूल ही है। बाय डिफॉल्ट चीज चलेगी। संडेज एंड हॉलीडेज भी वर्किंग डेज हैं, और वर्किंग डेज बजेंगे भी 7 AM to 8 PM वाले। जब सोचो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्मल बात हो गई है 7 AM to 8 PM वाली या संडेज एंड हॉलीडेज वाली, तो अब ओवर टाइम वर्ड थोड़ी ना आएगा। हाँ, एज पर लॉ एक्स्ट्रा रेट पर पेमेंट देनी है 175, 225। वो पेमेंट वाली बात है जी, पेमेंट वाली बात। बट हम अगर चार्जिंग वाली बात करें, कल भी आप तो सिखाया था, एक होता है बेटा पेमेंट रेट, एक होता है चार्जिंग रेट। आपने कॉस्ट जो माननी है वो तो आपके लिए नॉर्मल टाइम वेजेस ही है। अब ओवर टाइम ही खत्म हो गया, ओवर टाइम हमने की डेफिनेशन ही खत्म कर दी। अब हमारे लिए 7 to 8 ओवर टाइम नहीं है, हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई है। तो भले ही एक्स्ट्रा रेट पर पेमेंट कर रहे हो, वो एज पर लॉ देखो पेमेंट तो करनी है, बट वो पेमेंट नॉर्मल टाइम वेजेस ही मानी जाएंगी। ठीक। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तक रिक्वायरमेंट बी या रिक्वायरमेंट सी चल रही थी, वहां पर ना बाइफरकेशन कर रहे थे कि देखो कंपनी के पास टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर्स लास्ट ईयर क्या थे, टोटल 1 लाख। इसमें से जॉब जेड ने लिए 1,000।
ठीक। फिर बिफोर एंड आफ्टर वाले आवर्स वैसे उधर कितने थे मेरे पास, 20,000। इसमें से जॉब जेड ने लिए हैं 100, और संडेज एंड हॉलीडेज के आवर्स थे 5,000, जिसमें से जॉब जेड ने लिए हैं 25। ये बाइफर्केशन रिक्वायरमेंट बी और सी में चल रही थी डेफिनेटली। बट रिक्वायरमेंट ए ने क्या किया कि ये बाइफर्केशन ही खत्म कर लो। अब ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल टाइम या ओवर टाइम, अब सब कुछ ही नॉर्मल टाइम है। तो सब कुछ ही नॉर्मल टाइम है, तो टोटल नॉर्मल टाइम इनके लिए क्या बन गया, 1,25,000, जिसमें से जॉब जेड ने लिए हैं 1125। तो बस ये चीज है। अब सभी जॉब्स को देखो, जॉब जेड के अलावा बाकी सारी जॉब्स भी चल रही होंगी, सभी को चार्जिंग होगी कि 1,25,000 को हमने एवरेज किस रेट पर पे किया है, 117। आपने एक तरीके से एवरेज रेट निकाल लिया 117, और बस हर जॉब को चार्जिंग होगी तो एट द रेट 117। जो भी जॉब्स चल रही हैं सबको चार्जिंग होगी एट द रेट 117। अब फर्क क्या है, रिक्वायरमेंट बी और सी में जरूरी थोड़ी ना है हर जॉब में बिफोर एंड आफ्टर वाला ओवर टाइम लग रहा है। मैं रिक्वायरमेंट बी और सी की बात कर रही हूँ। रिक्वायरमेंट बी और सी में ऐसा थोड़ी ना है हर जॉब पर संडेज एंड हॉलीडेज के भी आवर्स लग रहे होंगे। वो किसी किसी जॉब पर लग रहे होंगे, किसी किसी पर नहीं लग रहे होंगे। जिस पर लग रहे हैं उसको आप चार्ज करवा दो। अगेन, अगर तो कस्टमर ने कह के करवाया है तो डायरेक्ट लेबर में चार्ज करवा दो, खुद से किया तो ओवरहेड्स में चार्ज करवा दो। बट ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं रिक्वायरमेंट बी की बात करूं जी हर जॉब को, या रिक्वायरमेंट ए की बात करूं हर जॉब को, ओवर टाइम प्रीमियम उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जा रहा है। ये जिस कस्टमर ने कह दिया होगा करवा के उसके उसमें चार्ज कर देंगे। बट रिक्वायरमेंट ए में क्या बात हो गई है कि अल्टीमेटली जो हमने अपने वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन एक्सपैंड की है कि 8 बजे से 7 बजे, या रात के 8 बजे, या संडेज एंड हॉलीडेज भी काम करवाना है, वो किसी एक जॉब के लिए थोड़ी ना की है, या कभी कभार वाली बात थोड़ी ना है, वो तो अब हमेशा की बात बन गई है। हर जॉब को अब इक्वली एक ही रेट अप्लाई होगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवर टाइम वेजेस, ऑल वेजेस आर नॉर्मल टाइम वेजेस। और नॉर्मल टाइम वेजेस को लेकर आपने कल क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, कल क्या कॉन्सेप्ट सीखा था नॉर्मल टाइम वेजेस को, जी इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट निकाला जाता है, और उस इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट को हम हर जॉब पर लगा देते हैं। आप चेक करना, कल टुवर्ड्स द एंड हमने क्वेश्चन किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें 3 जॉब्स थी, जॉब एक्स वाई एंड जेड, राइट था ना ऐसा क्वेश्चन। तो उसमें भी क्या था, 30 पर आवर का मेरे पास नॉर्मल वेज रेट, इफेक्टिव वेज रेट निकला हुआ था। तो हर जॉब को इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 कर दिया था। यहाँ पर भी ये है, जो जॉब सामने आई चल भाई 117, 117, बस ये चीज हो जाएगी। एक एवरेज वेज रेट हमने सभी को अप्लाई कर देना है। नो पॉइंट इज, ये वाली इंस्टेंस ए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में क्यों नहीं करवाया था, जब वो 4 केसेस डिस्कस किए थे। अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पी एंड एल, कस्टमर ने कह के करवाया तो डायरेक्ट, खुद से किया तो फैक्ट्री ओवरहेड, क्यों ये उधर कवर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में प्रीमियम नाम की चीज बेटा है ही नहीं। हाँ, एज पर लॉ एक्स्ट्रा रेट पर प्रीमियम है, बट हम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्स्ट्रा नहीं मान रहे हैं। कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमारे लिए नॉर्मल वेजेस ही हैं। तो वो इसलिए उधर एक रिटर्न में आपको बुक में वो केस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टॉपिक का नाम क्या है आपकी बुक में, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। बट इधर रिक्वायरमेंट ए में जो भी पैसा जा रहा है उसको हम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम बोल ही नहीं रहे। हमारे लिए तो वो नॉर्मल वेजेस है, और बेटा नॉर्मल वेजेस कहाँ जाती हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। तो जो मेरे लिए है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, देयर इज नो प्रीमियम हेयर। ठीक। तो रिक्वायरमेंट ए थोड़ा अलग केस है। नो, दिस इज समथिंग जो कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेम क्लास तो कोई डाउट नहीं आता, ऐसा लगता है आ भी गया नहीं भी आया समझ, फिर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद या दोबारा से कल को लेबर चैप्टर लेकर बैठोगे, फिर से डाउट आएगा। कोई बात नहीं, तब भी सॉल्व कर लेंगे, बट अभी किसी को कोई रिपीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो प्लीज बताइए। मैं दोबारा से बोलूंगी, रिक्वायरमेंट बी और रिक्वायरमेंट सी में फीचर्स क्या थे, तब ओवर टाइम इरेगुलर था। इरेगुलर मतलब कभी कभार। रिक्वायरमेंट बी ने तो स्पेशली वर्ड इरेगुलरली बोल दिया, और रिक्वायरमेंट सी में ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर कहकर करवा रहा है तो ऑब्वियसली हर कस्टमर नहीं कहकर करवाता, इरेगुलर वर्ड तो वहां पर भी है, इम्प्लिसिट वर्ड है, राइट। तो जब कभी कभार ओवर टाइम हो रहा है तब ओवर टाइम को हमने अलग नाम दे दिया, तब नॉर्मल टाइम वेजेस अलग है, ओवर टाइम वेजेस अलग है जी, राइट। बट जब रिक्वायरमेंट ए ने बोल दिया कि सब कुछ ही नॉर्मल टाइम है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम हियर। अब वर्कर अगर सुबह 7 बजे आएगा वो ये नहीं कहेगा मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, ये अब एज पर पॉलिसी है वो कहेगा मैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स में रिपोर्ट कर रहा हूँ कंपनी को। तो जब कुछ भी ओवर टाइम नहीं है तो रिक्वायरमेंट ए की ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है।
कि टोटल कंपनी को खर्चा पड़ा जितना भी आपके पास 1 करोड़ समथिंग, उस कितने आवर्स का पड़ा वो आपने कैलकुलेट कर लिया, 1,25,000 का पड़ा। हेंस एवरेज 1 घंटे की कॉस्ट कितनी पड़ी कंपनी को, 117। हर जॉब में ये कॉस्ट बांट दी 117 पर आवर। ठीक, अब बताइए बढ़ सकते हैं आगे। ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वैसे इस टॉपिक में मेरे पास 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं आई थिंक, सो चेक करना क्वेश्चन नंबर 2 और 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Calculate earnings of A and B from the following particulars for a month and calculate labor cost to each job X, Y and Z। देखिएगा, पहली लाइन में ही रिक्वायरमेंट बोल दी गई, 2 वर्कर्स हैं ए और बी, इनकी अर्निंग्स पूछी है। बेटा जी इस चैप्टर में अर्निंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रॉस लेबर कॉस्ट, नेट कैश पेबल, ठीक है। एंड फिर क्या बोल रही हैं, एलोकेट लेबर कॉस्ट, अब कैश नहीं, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड, 3 अलग अलग जॉब्स को उनकी कॉस्ट शीट में जो लेबर कॉस्ट की वैल्यू जाएगी वो क्या क्या जाएगी वो बताना है। अब 2 वर्कर्स हैं जी ए और बी, दोनों की डिटेल देखिए आपके पास, बेसिक वेजेस टीए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस, अब ब्रैकेट ने बोल दिया ऑन बेसिक वेजेस, अगर ये ब्रैकेट ना होता तो बेसिक वेजेस प्लस डीए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई दे दिया, और ओवर टाइम आवर्स देखना, ओवर टाइम किसने किया, ओनली एंड ओनली वर्कर ए ने किया। फिर नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए, इस लाइन पर मैं आपको फिर से लेकर आऊंगी। Employers' contribution to state insurance and PF are at equal rate with employee contribution। ठीक है जी, 8% और 2% जो भी गिवन है। 2 workers were employed on jobs X, Y and Z in the following proportion। देखिए 2 वर्कर है मिलकर 3 जॉब्स पर काम कर रहे हैं, अब जो भी इनका टाइम है वो कैसे कैसे स्पेंड हो रहा है। बाय द वे ये नॉर्मल टाइम ऊपर कितना था, 200 ना, तो ये 200 आवर्स की बाइफर्केशन है कि 200 में से 40% टाइम लगाया एक्स पर, 30% वाई पर और बाकी का 30% जेड पर। ऐसे ही वर्कर बी के बारे में बता दिया, अपने टाइम का कितना कितना परसेंटेज कौन सी जॉब पर लगाया। फिर बोल रही हैं ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई, पहले बताओ ओवर टाइम किया किसने, ए ने। अब ए ने हर जॉब पे नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ वाई पे लगाया, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नो अगेन देखिए मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की तरफ से, क्या चाहिए क्या क्वेश्चन को, एक तो नेट कैश पेबल चाहिए, दूसरा चाहिए एलोकेट लेबर कॉस्ट। 3 जॉब्स की जब कॉस्ट शीट बनेगी, इंडिविजुअल जॉब एक्स की अपनी, वाई की अपनी, जेड की अपनी, वहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी कितनी जाएगी। तो सोचो मुझे क्या क्या वर्किंग्स करनी है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, पहले क्या काम करना चाहोगे। पहले हम ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस निकालेंगे, क्यों, क्या करना है उसका, उससे ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस को डिवाइड करोगे इफेक्टिव लेबर आवर से, तो क्या निकल कर आता है, इफेक्टिव वेज रेट। फिर इफेक्टिव वेज रेट को मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा जॉब एक्स कितने घंटे काम हुआ, नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दो, जॉब एक्स की कॉस्टिंग वैल्यू आ गई, कॉस्ट शीट वैल्यू आ गई। ठीक है जी, और फिर ऑब्वियसली नेट कैश पेबल वाला काम भी करना है, तो मुझे वो स्टेटमेंट तो अल्टीमेटली बनानी ही बनानी है। आइए वो स्टेटमेंट जिसमें एटलीस्ट हम ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस तक पहुंच जाए, पहले वो वाला काम कर लो। ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, यस ओवर टाइम भी है बट नॉर्मल टाइम वेजेस तक पहुंचो। बेटा ये 16,000 है, मैं चेक कर लेती हूँ, शुड बी 16,000। अरे हाँ यार, बताइए ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस